हेलो एवरीवन, यदि आप इस सीटेट एग्जाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सीटेट एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले ईवीएस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण एवं तकनीकें है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है परियोजना कार्य। तो परियोजना कार्य से पर्यावरण विज्ञान के बारे में आकलन किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया क्षेत्र भ्रमण, और क्षेत्र भ्रमण तो आपका पर्यावरण के लिए काफ़ी ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। जर्नल लिखना और विचार मानचित्र, तो यहाँ पे आपका सभी ऑप्शन सही है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ए बी सी और डी। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे क्या कहता है कि मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में कथनों का अध्ययन करना है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और चारों कथन को हमको देखकर बताना होगा कि झूम की खेती के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन में कहता है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। तो ये आपका झूम की खेती के लिए उपयुक्त उदाहरण है, क्योंकि झूम की खेती जहाँ पे की जाती है तो एक बार फसल को काट कर उसके बाद में भूमि को कुछ सालों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो कहता है कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी में कहता है कि बीज बोने से पहले भूमि को गहरी जुताई की जाती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया गया कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, तो ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन ई यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए बी और डी, और इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण के उन प्रक्रिया आधारित कौशलों का बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है। देखिए, पूर्वानुमान लगाना तो ये तो हो सकता है, निष्कर्ष निकालना ये भी हो सकता है, अवलोकन भी हो सकता है, लेकिन निर्धारण यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में पूछा गया था और नेगेटिव का भाई नेगेटिव क्वेश्चन का राइट आंसर निर्धारण के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकट के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभाव ढंग से चर्चा की जा सकती है। देखिए, अलग अलग संसाधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है, तो ये बात बहुत हद तक सही है, यानी ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। यात्रा की लागत उस वाहन का प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करता है, यानी ईंधन जितना खर्च होगा उतना ही उसका किराया होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सार्वजनिक परिवहन में एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, तो ये भी सही है। आरक्षण प्रक्रिया के समय, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 65 को देखिए, कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो सीटेट हमारा सबसे उपयुक्त सबसे बढ़िया पॉजिटिव आंसर मांगता है, तो उस प्रकार से ऑप्शन जो है ऑप्शन डी में है कि शिक्षार्थियों की सहायता करने की वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए तथा वस्तुओं को सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 66 क्या कहता है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके शिक्षार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए बच्चों का क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाह रही है, तो उसकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध एवं उगने के स्थानों के बारे में वो अवलोकन करना चाहती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए जो सबसे पहला पहलू होना चाहिए इम्पोर्टेंट, वह है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। उसके बाद में कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से
किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी मिलती है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और पेट्रोल का मूल्य लीटर में और दिसंबर और 2017 में, देखिए जून और दिसंबर 2017 और 2007 में यहाँ पे कुछ मूल्य दिया गया है। उपयुक्त तालिका आधार पर हमें बताना होगा कि देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बी क्यों होगा? तो यानी डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, तो ये सही है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है और लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए केवल इसे छोड़कर। तो किसे छोड़कर? तो केवल अमूर्त से मूर्त को छोड़कर बाकी सरल से कठिन की ओर हमें चलना चाहिए, सरल से मूर्त की ओर चलना चाहिए, अस्थानिक से वैधानिक की ओर चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अमूर्त से मूर्त। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्कृति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? देखिए इसके लिए जो सबसे उपयुक्त कारक होगा वह होगा संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, क्योंकि एनसीएफ 2005 यही कहता है कि विद्यार्थियों को उसके रुचि के हिसाब से उसके पूर्व अनुभव के साथ जोड़कर उसे कोई भी नॉलेज दिया जाए। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है, तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए? तो इसका सबसे सर्वोत्तम विधि ये होगा कि अपने देश के विभिन्न राज्यों, विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट यानी परियोजना देनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन 73 को देखिए, कहता है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया और पॉजिटिव आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित रखना चाहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो आम का अचार और आम का पापड़ बनाकर हम बहुत समय तक के लिए आम को संरक्षित रख सकते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? देखिए इस प्रकार से जो भारत का जो नक्शा होते हैं, ठीक है जी, इस प्रकार से अब इसी में आपका ये केरल होता है। केरल के जस्ट बाद में कौन सा होता है? तो आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाता है, इधर आपका कर्नाटक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि केरल का जो निकटवर्ती राज्य होगा वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 77 को देखेंगे तो आप पाएंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? आप सभी को बता दें कि यदि सरसों के तेल में पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और नारियल के तेल में मछली बताया जाएगा तो गोवा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते यानी कुतरते रहते हैं। तो उस जंतु का नाम है चूहा, याद रखिएगा। अपने दांतों को ज़्यादा लंबा बढ़कर ना हो इसीलिए तमाम वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर यदि गुलहरी होगा तो ये भी आपका पॉजिटिव आंसर होता है। इसके बाद में कहता है कि यदि कोई किसान उर्वरक तथा कीटनाशक का अधिक उपयोग करके अपने खेत के बारे में धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसकी खेत की मृदा क्या हो जाएगी? तो ऐसा करने से उसकी खेत की जो मिट्टी है वो बंजर हो जाएगी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो आप सभी को बता दें कि रेगिस्तानी ओक का यदि हम अध्ययन करेंगे तो ABC यहाँ पे सही होगा, क्योंकि रेगिस्तानी ओक एक ऐसा वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षाएं कमरों के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। ये बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में इस वृक्ष की जड़ें हमेशा ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक भीतर जाती है जब तक कि वो पानी तक ना पहुँच जाए, ये भी सही बात है। इस वृक्ष की तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी सही बात है। और यह अबू धाबी में पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये अबू धाबी नहीं बल्कि इंडोनेशिया और रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, A, B और C।
उसके बाद में कहता है कोई व्यक्ति 2 तारीख 1वां महीना 2015 को मंडराव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा है। रेलगाड़ी 7:45 मंडराव गांव से चली। अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1114 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी? आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लीजिएगा और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा उस 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है 7:45 से 4:45 के बीच में जो टाइम होगा वो 21 घंटा होगा और कुल दूरी 1140 दिया गया था। इसमें 21 से भाग लगा दीजिए, आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कहता है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करता है तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? देखिए, मान लेते कोई नई दिल्ली में रहने वाला लोग है, सबसे पहले वो भोपाल यानी मध्य प्रदेश जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भारत का इस प्रकार से जो नक्शा होता है इसमें आपका जो दिल्ली होता है उसके जस्ट सामने यहाँ पे होता है मध्य प्रदेश, है ना जी। उसके बाद में यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे आएगा मध्य प्रदेश, फिर यहाँ से ये झारखंड जाएगा तो इसकी दिशा सबसे पहले दक्षिण दिशा में होगी, फिर पूरब दिशा में होगी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 82 को देखिए, कहता है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो इसमें एक सिमिलर विशेषता पाई जाती है कि ये सभी अंडे देते हैं। उसके बाद में कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनके मुख्य उद्देश्य जो है सीखने के लिए संदर्भित वातावरण प्रदान करना। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सीटेट एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले ईवीएस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर सीटेट एग्जाम पेपर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।